हाय एवरीबॉडी। पिछले क्लास के वीडियो में हमने आपको बताया था ओम का नियम और ओमीय चालक और अनओमीय चालक क्या होता है और उसका रिमेंबर पॉइंट। आज का टॉपिक है प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में हम जानेंगे। प्रतिरोध, चालकत्व और प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो जानने वाले हैं वह है प्रतिरोध के बारे में। तो टॉपिक का नाम दे देंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, इंग्लिश में इसका नाम होता है रेसिस्टेंस। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। जैसा कि आपको हम पहले भी बताए हैं कि प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं और R बराबर जो हमारा फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जब फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे तो उस समय आपको बताए थे कि R मेरा ml/ne² टॉर्क इनटू A पर डिपेंड करता है। अर्थात ये प्रतिरोध जो है, किसी चालक में जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर की लंबाई और प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम जिसको टॉर्क बोलते हैं, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। इतने सारे टर्म पर ये हमारा सिर्फ प्रतिरोध निर्भर करता है और ये प्रतिरोध ही चालक के में प्रवाहित धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। चालक में प्रवाहित धारा में रुकावट अर्थात अवरोध जो उत्पन्न करता है, इतने सारे फैक्टर हैं चालक में अवरोध उत्पन्न करने के लिए। लेकिन बेसिक में जो है ये सारे चीज डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पर, अर्थात इलेक्ट्रॉन के टक्कर पर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चालक का जो अवरोध उत्पन्न करना है, जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, ये प्रतिरोध जो है ये टक्करों की संख्या पे डिपेंड करता है। अगर चालक में इलेक्ट्रॉन के टक्करों की संख्या अगर ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध का मान भी ज़्यादा होगा। तो इन सारे बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे और अभी जो है सबसे पहले इसका डेफिनेशन नोट करेंगे। तो देख लीजिए कि कितने सारे फैक्टर पर हमारा प्रतिरोध निर्भर करता है। ओके, तो प्रतिरोध का डेफिनेशन लिखिए। वैसा भौतिक राशि जो चालक में प्रवाहित धारा, जो चालक से प्रवाहित धारा में अवरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है। तो वैसा भौतिक राशि जो चालक से प्रवाहित धारा में अवरोध उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलते हैं। अब ध्यान रखिए कि जब चालक में धारा प्रवाहित होती है, जब चालक में धारा प्रवाहित होती है, जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन
स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं जिससे परिपथ में अवरोध उत्पन्न होता है। अवरोध उत्पन्न होता है यदि टक्करों की संख्या अधिक होती है तो अवरोध का मान भी ज्यादा होगा। तो अवरोध का मान भी ज्यादा होगा। तो सिंपल बात है, आपको यहाँ पर ये बात जानना है कि जितना ज़्यादा टक्कर होगा इलेक्ट्रॉनों के बीच में उतना ज़्यादा आपका अवरोध उत्पन्न होगा और उतना ही ज़्यादा आपका प्रतिरोध होगा, क्योंकि अवरोध ही हमारा प्रतिरोध है। इसलिए अगर टक्कर की संख्या अगर अधिक होगा तो अवरोध भी हमारा अधिक होगा और इस तरह से प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा, डिफिनेशन के अनुसार से वैसा भौतिक राशि जो चालक से प्रवाहित धारा में अवरोध उत्पन्न करता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। और अवरोध कौन उत्पन्न करता है? तो अवरोध जो है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन आपस में जब टकराते हैं चालक के अंदर तो वो हमारा अवरोध उत्पन्न करता है। ओके, अब ध्यान देना है रेसिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध बराबर जो है हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंट अर्थात विभवांतर बटे धारा अर्थात dV/I, ये हमारा कहलाएगा R। अर्थात वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम लोग नाम देते हैं ओम का। वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम लोग नाम देते हैं ओम का। और ये जो ओम है ये जॉर्ज साइमन ओम इसका पूरा नाम होता है, जॉर्ज साइमन ओम। और ये वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम यहाँ पर ओम के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रतिरोध, क्योंकि आपको ओम के नियम में हम पहले ही बता चुके, धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो प्रतिरोध बराबर हो जाएगा विभवांतर बटे धारा। प्रतिरोध बराबर हो जाएगा विभवांतर बटे धारा। तो इस तरह से वोल्ट पर एम्पियर का नाम जो है SI यूनिट में हम इसको ओम के नाम से जानते हैं। तो चलिए, ये था प्रतिरोध के बारे में। और प्रतिरोध के बाद हम लोग अब जानेंगे एक अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक का नाम है चालकत्व, कंडक्टेंस। तो अगला टॉपिक का नाम दीजिए चालकत्व। कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस, चालकत्व
प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन नोट कीजिए। प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। इसे G से सूचित किया जाता है। इसे बड़ी G लिखना है। इसे G से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। और G बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटा प्रतिरोध, अर्थात प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही हमारा चालकत्व कहलाता है। तो G बराबर हो जाएगा 1 बटा प्रतिरोध, अर्थात G के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/R। और SI यूनिट के बारे में अगर बात करें तो SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस हो जाएगा आपका ओम प्रति, यानी प्रति ओम के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। और ये हमारा हो जाएगा चालकत्व। तो चालकत्व पर ध्यान रखिएगा, प्रति ओम इसका SI यूनिट हो जाता है। एक बात को और जानेंगे, प्रति ओम का दूसरा नाम महो भी होता है। MHO, महो, महो के नाम से भी इसको जानते हैं। प्रति ओम को कहिए या इसको महो के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं, महो या प्रति ओम। इसी का एक और नाम होता है साइमेन। साइमेन भी इसका मात्रक होता है। तो कंडक्टेंस को आप साइमन भी बोल सकते हैं, महो भी बोल सकते हैं, या प्रति ओम भी बोल सकते हैं। तो कंडक्टेंस का ये सारे मात्रक हैं। महो, महो बोलिए, साइमन बोलिए, या फिर आप प्रति ओम बोलिए। ये सारा SI यूनिट जो है आपका कंडक्टेंस का है, चालकत्व का होता है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा इस जगह पर कि हम लोग जानते हैं I बराबर V/R, धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध, धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या? I बराबर 1/R को अगर G लिख दे तो I बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा GV, अर्थात चालकत्व गुना विभवांतर हमारा करेंट कहलाएगा। चालकत्व गुना विभवांतर हमारा करेंट कहलाएगा। और इस तरह से G बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा I/V, इस तरह से एम्पियर बटे वोल्ट, एम्पियर बटे वोल्ट भी हमारा एम्पियर बाय वोल्ट का, कि धारा का SI यूनिट एम्पियर हो जाएगा और विभव विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा एम्पियर प्रति वोल्ट, अर्थात A प्रति वोल्ट। इसी का नाम हो जाता है आपका महो, साइमन, साइमन या प्रति ओम। महो, साइमन या प्रति ओम, क्योंकि ये सारा कंडक्टेंस का ही मात्रक। हम 2 बार इस मात्रक को हम सिखा रहे हैं, इसको जरा ध्यान से, क्योंकि एक ही साथ आपका 2-3 SI यूनिट और एक ही कंडक्टेंस का आ रहा है। एम्पियर प्रति वोल्ट, महो, साइमन और प्रति ओम इसका यूनिट के नाम से जाना जाएगा। तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे ढंग से इसका यूनिट सीखने का कोशिश करेंगे। ओके, अब अगला टॉपिक प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग सीखेंगे प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव।
प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस, ऑन द रेसिस्टेंस, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तो ध्यान रखिएगा कि प्रतिरोध पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो गौर कीजिए इस बात को कि प्रतिरोध होता क्या चीज है, टक्करों की संख्या, अर्थात जितना टक्कर होगा उतना ही चालक के अंदर अवरोध उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो टक्कर की संख्या भी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टक्कर की संख्या भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर के बढ़ने से अगर टक्कर की संख्या बढ़ता है तो अवरोध ज़्यादा उत्पन्न होगा। इसलिए टेम्परेचर के बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ये बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको पूछ देता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रतिरोध के बढ़ने से टक्करों की संख्या बढ़ेगा, और टक्करों की संख्या बढ़ने का मतलब अवरोध बढ़ेगा, और अवरोध बढ़ने का मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा। इसलिए ताप के बढ़ने से हमारा क्या बढ़ेगा, तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो ध्यान रखिए, यहां तो लिखिए जब ताप का मान, जब ताप का मान बढ़ाया जाता है, जब ताप का मान बढ़ाया जाता है तो टक्करों की संख्या, तो टक्करों की संख्या बढ़ती है, तो टक्करों की संख्या बढ़ती है, जिससे जिससे प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जिससे प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि ताप के बढ़ने से ही हमारा टक्कर का मान भी बढ़ेगा, ताप के बढ़ने से ही टक्कर का मान बढ़ेगा, और टक्कर के मान बढ़ने से हमारा प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। प्रतिरोध का परिवर्तन, प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रतिरोध का परिवर्तन, प्रतिरोध का परिवर्तन, प्रतिरोध का परिवर्तन, प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध और तापों के अंतर के समानुपाती होता है, तापों के अंतर के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। गौर कीजिए, प्रतिरोध का जो परिवर्तन होगा, प्रतिरोध का परिवर्तन, तो प्रारंभिक प्रतिरोध और तापों के अंतर के समानुपाती होता है। इससे हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से आपको हम ये सिखाएंगे कि टेम्परेचर के बढ़ने से कितना प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा। तो ये आप प्रूविंग के ओर, प्रूव करने की ओर चलिए इसको, और इसी रूल के अनुसार से हम यहाँ पर ताप का प्रभाव हम लोग देखेंगे प्रतिरोध पर। तो इस सारे डिफिनेशन पर गौर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर एक प्रतिरोध है R1 और इसका टेम्परेचर है θ1 डिग्री सेल्सियस, और एक प्रतिरोध है आपका R2 और इसका टेम्परेचर है θ2 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब हो गया प्रतिरोध का परिवर्तन, इट मीन्स डेल्टा आर। डेल्टा आर बराबर क्या, प्रतिरोध में परिवर्तन। सबसे पहली बात, हम हर बार आपको एक बात सिखाते हैं कि जैसे डेल्टा आर लिखते थे, इसका मतलब क्या हुआ, R2 माइनस R1, मतलब अंतिम वाले प्रतिरोध में प्रारंभिक वाला प्रतिरोध को घटा देंगे। पहले भी डेल्टा x बोलते थे, तो इसका मतलब होता था x2 माइनस x1। डेल्टा t का मतलब t2 माइनस t1। तो उसी तरह से डेल्टा r बराबर होगा R2 माइनस
R1। तो ये है प्रतिरोध का परिवर्तन और तापों का अंतर। तापों का अंतर तो आप लोग जान ही रहे हैं, तो इसमें से आप ऐसा करेंगे, प्रतिरोध का परिवर्तन जो है प्रारंभिक प्रतिरोध और तापों के अंतर के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रारंभिक प्रतिरोध। तो प्रारंभिक प्रतिरोध कितना R1 है, तो डेल्टा R इज, परिभाषा से हम लोग ले रहे हैं इस प्रकार, डेल्टा R समानुपाती R1 और प्रतिरोध और तापों के अंतर के समानुपाती, अर्थात θ2 माइनस θ1। तो डेल्टा R समानुपाती R1 भी हो गया और डेल्टा R समानुपाती θ2 माइनस θ1, क्योंकि प्रतिरोधों का परिवर्तन जो है प्रारंभिक प्रतिरोध और तापों के अंतर के समानुपाती होता है। तो इस तरह से हम लोग दोनों को लिख लिए एक साथ। तो यहाँ पर आता है, दोनों को अगर एक साथ लिखेंगे तो डेल्टा R समानुपाती हो जाएगा R1 इंटू θ2 माइनस θ1, और डेल्टा R को जब बराबर में लिखेंगे तो कोई भी कांस्टेंट टर्म लेंगे, लेकिन तार है और वो भी लंबाई में परिवर्तन होगा। तो टेम्परेचर, ये एक हीट का कॉन्सेप्ट है, और हीट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी लंबाई पर जब हम ताप बढ़ाते हैं, कोई अगर लंबाई जैसे रड है उसमें लीनियर एक्सपेंशन होता है, रेखीय प्रसार, और रेखीय प्रसार गुणांक को सूचित हम लोग अल्फा से करते हैं, ये अल्फा है। और रेखीय प्रसार गुणांक किसको बोलते हैं, क्योंकि तार है, तार में लंबाई में वृद्धि होगा, तो लंबाई में वृद्धि होगा तो उसको बोलेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। तीन प्रकार का प्रसार गुणांक होता है, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। ये बात आपको हीट में हम पढ़ाए थे। रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से सूचित करते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से सूचित करते हैं, और आयतन प्रसार गुणांक को गामा से सूचित करते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया रेखीय प्रसार गुणांक। तो अल्फा इंटू R1 इंटू θ2 माइनस θ1। तो इस तरह से हमारा ये डेल्टा R के लिए फॉर्मूला बन गया, अल्फा इंटू R1 इंटू θ2 माइनस θ1। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे आगे हम लोग बढ़ते हैं और डेल्टा R के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसको सबसे पहले नोट करते चलना है, या आप नोट्स से भी इसको समझ सकते हैं। अब जरा सा गौर कीजिए, डेल्टा R के बदले में हम लोग लिख सकते हैं R2 माइनस R1। ये देखिए डेल्टा R है, इसके बदले लिख रहे हैं R2 माइनस R1, और इधर हो गया अल्फा R1 इंटू θ2 माइनस θ1। तो ये तो हो गया आपका। तो R2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, R1 प्लस अल्फा इंटू R1 इंटू, पहले तो ये हो गया अल्फा, पहले R2 इक्वल टू R1 प्लस अल्फा इंटू R1 इंटू θ2 माइनस θ1। दोनों में से एक चीज तो कॉमन आ रहा है, R1 कॉमन आ रहा है, इस दोनों में R1 आपका कॉमन आ रहा है। तो R2 बराबर जो हो जाएगा, R1 कॉमन ले लीजिए, तो इसमें आपका 1 हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू θ2 माइनस θ1। इस तरह से आपका ताप में जो परिवर्तन हो रहा है, जो नया प्रतिरोध बनेगा, ताप अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो एक नया प्रतिरोध बनेगा, और नया प्रतिरोध जो बनेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू θ2 माइनस θ1। तो ध्यान रखिएगा कि जब किसी भी चालक पर हमको इस प्रकार का न्यूमेरिकल मिलेगा कि अगर किसी का टेम्परेचर दे दे कि 20 डिग्री सेल्सियस पर, अगर ये कहे कि 20 डिग्री सेल्सियस पर, इसका मतलब प्रारंभिक टेम्परेचर दे रहा है θ1 20 डिग्री सेल्सियस, और कहता है 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान अगर 4 ओम है,
तो थीटा का मान, थीटा 2 का मान अगर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो R2 का मान क्या होगा? अगर तार का रेखीय प्रसार गुणांक, अब जो भी देगा वैल्यू देगा, रेखीय प्रसार गुणांक का वैल्यू 0.123 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -1 डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस, अगर इस तरह अगर दे देता है तो आप ऐसे सवाल को इस फॉर्मूले पे रख करके आप बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सारे सवाल में आपको रेखीय प्रसार गुणांक का मान देगा, सवाल में रेखीय प्रसार, क्योंकि रेखीय प्रसार गुणांक याद करने का चीज़ नहीं है, वो प्रॉब्लम में रहेगा, क्योंकि तांबे का अलग रेखीय प्रसार होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा और उसी तरह से आयरन का अलग होगा। तो जितने सारे चालक हैं, मेटल हैं, सब का रेखीय प्रसार गुणांक अलग अलग होता है। इस कारण से आपको प्रॉब्लम में रेखीय प्रसार गुणांक का मान देगा, तभी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? R2 ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? R1 चाहिए, रेखीय प्रसार गुणांक चाहिए और टेम्परेचर चाहिए, θ1 और θ2 दोनों चाहिए, जिससे हम जो है प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक भी आपका समाप्त होता है। यहाँ पर अगले टॉपिक में हम लोग रिमेंबर पॉइंट जो है आपका 15 रिमेंबर पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़ करके इतना सारा आप कंप्लीट करेंगे और घर में बैठ कर करके आराम से रेगुलर स्टडी करें। हम बार बार आपको एक बात को कहते हैं कि रेगुलर स्टडी करें, और अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर पढ़ने में अगर दिक्कत होता है तो आप हमें मेरे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं कि हमें एक बार पुनः एक बार इसको बताएं। तो हो सकता है कि हम आपको फ़ोन पर भी बहुत सारी बातों को हम बता सकते हैं, बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप घर में बैठ करके अच्छे ढंग से पढ़ाई करें और किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप हमें बेहिचक कॉल करेंगे। धन्यवाद।